थापर नामक गांव में आकाश और गौतम एक ही घर में रहते थे। बाप की मौत को अभी एक रात ही गुजरी थी कि बड़े भाई आकाश ने अपने छोटे भाई से कहा, बहुत हो गया छोटे, अब तू चला जा मेरे घर से। पिताजी बीमार थे, तू सड़क पे रहता था। पिताजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं तुझको घर ले आया था, ये सोच करके तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। तूने कभी 1 रुपया कमाया? नहीं ना। क्यों कमाएगा तू? क्योंकि तुझे पता है बड़ा भाई है, कमा के लाएगा। तेरे तो छोड़ ही दे, अपनी पत्नी का खर्चा, बच्चों का खर्च भी मुझ पे ही डाल दिया। गौतम सर झुकाए खड़ा था। देख छोटे, सर मत झुका। मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, ठीक वैसे ही एक भाई दूसरे भाई से करता है। परंतु बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे तेरे बारे में नहीं, बच्चों के बारे में भी सोचना होगा। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। हम दोनों ने माँ बाप की सेवा की थी। मैं घर छोड़कर इसीलिए चला गया था क्योंकि पिताजी और आप मेरी रोज तौहीन करते थे। पिताजी मरने से पहले समझ गए थे मैं गलत नहीं हूँ, फिर आप क्यों नहीं समझ रहे? और रही बात इस घर की, तो इस घर में मेरा भी हिस्सा है। देवर जी, हमने इस घर की जिम्मेदारी निभाई है। हर कोने में हमारे पसीने की बूंदें हैं। अब आप अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से जाइए बस, और कुछ मत सुनाइए। हमारे कान बहरे न करो। गौतम, बात खत्म करो। सीमा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। सुन छोटे, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये घर अब मेरा है और मैं फैसला कर चुका हूं। तू और नहीं रहेगा यहाँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। बुरा लगे अच्छा, जो कह दिया वो कह दिया। गौतम की पत्नी, जो दूर खड़ी अपने पति को ऐसे मजबूर देख रही थी, वो जानती थी गौतम कुछ नहीं बोलेगा। हमेशा की तरह सारी बातें सुनकर चुप हो जाएगा और खुद के लिए पहले की तरह सजा चुनेगा। राधा अपने मन में, पहले 3 साल गांव के बाहर मिट्टी के टीले पे पन्नी डाल के पड़े रहे थे। बच्चे का जन्म भी वहीं हुआ था। कितना रोता था मेरा बच्चा, गर्मी और सर्दी बारिश में। जब से घर वापस आए हैं तब से बच्चा सुकून से सोता है। और ये घर सिर्फ जेठ जी का नहीं है, हमारा भी है। आज मैं पहले की तरह हार नहीं मानूंगी। राधा आगे बढ़ती है और बोलती है, एक बार सोचिए, क्या हम इतने पराये हो गए जो आप ये नहीं देख पा रहे? हमारा 3 साल का बच्चा है, बाहर इतनी ठंड है, कहाँ जाएंगे हम बच्चे को लेके? पिताजी ने तो हमेशा हमें एक ही परिवार कहा। आज अगर वो होते तो क्या ये देख पाते? गौतम, समझा अपनी पत्नी को, मेरे सामने जबान न चलाए। और भूलो मत, इतने दिन तुमको घर में जगह दी, खिलाया पिलाया, वो एहसान नहीं भूल सकते तुम। पिताजी से पहले ही कह दिया था मैंने तुमको, ज्यादा दिन नहीं रखूंगा। अरे तुम जमींदार की बेटी को भगा के ले आए थे। मेरे भी बेटी है घर में। बच्चगन चाची के साथ रहेगी तो उसकी संगत पे असर पड़ेगा, इसीलिए तुमको नहीं रखना चाहता इस घर में। भैया, आगे एक शब्द ना बोलना। अब मैं नहीं जिद करूंगा इस घर में रुकने की। जहां मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उस घर में रुककर करूंगा भी क्या? गौतम पत्नी और बच्चे के साथ घर से निकल जाता है और मिट्टी के उसी टीले पे आ जाता है जहां 2 साल बिता कर गए थे। आपने मेरी वजह से छत खो दी। पहले जो झोपड़ी डाली थी यहाँ, वो भी हवा के साथ उड़ गई। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे आपके जीवन में आना ही नहीं चाहिए था। आपने मुझसे प्रेम भी नहीं किया और आप फंस भी गए। फिर कभी मत बोलना कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया। हाँ, पहले नहीं करता था, परंतु अब बहुत करता हूँ। बस मजबूर हूँ, कोई काम नहीं कर पाता। करोगे भी कैसे? वो बलवंत करने ही नहीं देगा। सारी जिंदगी तो उस बलवंत का सिक्का नहीं चलेगा ना। अब तुम यहीं बैठो, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ झोपड़ी डालने के लिए। कहीं भी जाना, बस हवेली की ओर मत जाना। उन लोगों से मदद लेने से अच्छा है मैं और मेरा बच्चा इसी ठंडे मौसम में तड़प तड़प के मर जाए। ठीक कहती हो राधा, अब हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। भाई ने घर वापस बुलाया था तो लगा था बुरे दिन टल गए, परंतु ऐसा नहीं था। वो तो घर पे इसीलिए लेके गए थे ताकि मेरी पत्नी पे लांछन लगा सके। तुम फिक्र न करो,
मैं कोशिश करूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, एक बांस की छांव में ही सही हम अपना घर खुद बनाएंगे। झोपड़ी पूरी करने के लिए लकड़ी चाहिए और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी। अब हमारे पास तो वो भी नहीं है। क्या करेंगे जी? रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, मैं गांव जाकर कोशिश करता हूँ, शायद कोई कुल्हाड़ी दे दे और बच्चे के लिए खाना भी। गौतम गांव की तरफ जाता है। रात का समय था। इस समय कोई जाग भी नहीं रहा था। सब अपने अपने घरों में आराम से सोए थे। वो मायूस होकर वापस बच्चे और पत्नी की तरफ लौटने लगा। तभी एक बैल भागते भागते आया। उसके मुंह में जैसे आग लगी थी। वो चीख रहा था, पर पीछे मुड़कर भी देख रहा था, जैसे किसी से छुप रहा हो। अरे अरे, कौन हो तुम और इतना शोर क्यों कर रहे हो? हुआ क्या है? क्या तुम्हारे मालिक ने तुमको खुला छोड़ दिया? तभी दूर से उसको एक औरत आती दिखाई देती है। उसके चेहरे पे गुस्से की लकीर थी। उसको देखते ही बैल एक घर के पीछे छुप गया। गौतम उसको ध्यान से देख रहा था। गौतम अपने मन में, लगता है ये बैल इसी का है और अपनी मालकिन से छुप रहा है। जानवर कभी भी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाते। यदि जाते हैं तो उनका मालिक उनको बहुत परेशान करता है। गौतम ने देखा वो औरत बैल के सामने आकर खड़ी हो गई और बैल थर थर कांपने लगा। अब कहाँ जाएगा बच के? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बहना, क्यों इतना सता रही हो इसको? इसने ऐसा क्या कर दिया? अरे तुम तो वही हो ना, आकाश के छोटे भाई, जिसको आज आकाश और उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया। अब कहाँ रहोगे आप लोग? कुछ सोचा है? सोचना क्या है बहन, जहाँ टीले पे रहते थे वहीं रहेंगे। झोपड़ी डाल के कुछ थोड़ा बहुत काम धंधा शुरू करूंगा। सुना है तुमको पूरे गांव में कोई काम नहीं देता, फिर कैसे काम करोगे? अरे रोजी देने वाला तो ऊपर बैठा है, जब उसको देना होगा कहीं से भी दे देगा। रूपा अपने मन ने, इसके घर में ना खाने को है ना रहने को घर, क्यों ना ये बैल इसी को दे दूं? मेरी भी जान छूट जाएगी इससे, और रोज रोज इसको देखकर खून भी नहीं जलेगा। चलो बहन, तुम घर जाओ, मैं भी जाता हूँ। अब जब बहन बोल ही दिया है तो एक काम करो, ये बैल ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। मेरे तो किसी काम का नहीं ना ये, ना ये खेतों में काम आता है ना कुछ, बस घर में पड़ा खाता रहता है। मैंने 20 रुपए में लिया था इसको लेने में मेरे सारे पैसे खराब हो गए। इसको देखती हूँ तो मुझे मेरे पैसे याद आते हैं। कितनी मुश्किल से 20 रुपए जमा किए थे। तुम ले जाओगे तो ये गम भूल जाऊंगी। पर मेरे पास धन नहीं है तुमको देने के लिए। जिंदगी में कभी हुआ तो दे देना, नहीं हुआ तो मत देना। रूपा खुशी से अपने घर की ओर चली जाती है। गौतम बैल के साथ अपनी पत्नी के पास आ जाता है। कुछ मिला? मुंह उतरा हुआ है, सब ठीक तो है ना? नहीं, बस ये बैल मिला। कुछ करेगा तो नहीं, परंतु जंगली जानवर शायद जानवर को हमारे साथ में देख के हमारे आसपास ना आए। ये भी हमारी तरह अपनों का सताया हुआ है। वो रात ऐसे ही बीत जाती है। दोनों बैठे रहते हैं रात भर। सुबह होते ही गौतम जंगल की ओर निकल जाता है। अब जंगल में लकड़हारे आ गए होंगे, उनसे कुल्हाड़ी मांग लूंगा और आज घर बनाने के लिए लकड़ी काट लूंगा। गौतम को ऐसा लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो बैल उसी के साथ आ रहा था। अरे तुम क्यों आ गए? अच्छा, लगता है भूख लगी होगी, घास खाने आए होंगे। चलो सही है, किसी का तो पेट भरे। बैल गौतम के साथ साथ चलता है, कहीं नहीं जाता। गौतम भी भूखे बच्चे के बारे में इतना सोच रहा था कि उसको ख्याल ही नहीं आया बैल बार बार गौतम को देख रहा है। फिर गौतम एक लकड़हारे के पास गया और बोला, भाई, ये कुल्हाड़ी मुझे कुछ देर के लिए दे सकते हो?
मुझे अपने लिए एक छोटा घर बनाना है। घर? तुम तो गांव से बाहर के लगते हो, मैं तुमको कुल्हाड़ी क्यों दूं? मुझे भी घर जल्दी लौटना है। तुमको कुल्हाड़ी दी तो मेरा काम रुक जाएगा, शाम तक यहां बैठ के मक्खी थोड़ी मारूंगा। भाई, घर में छोटा बच्चा है। पूरी रात से बीवी और मैं खुले आसमान के नीचे पड़े थे छोटे बच्चे को लेके। इतनी तो दया दिखाओ। वो सब मुझे ना बताओ, यहां सब परेशान है, कोई खुश नहीं है। लकड़हारा अपने काम में लग गया। ये सुनकर गौतम की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे का रोता हुआ चेहरा, पत्नी की उदासी आंखों में नाचने लगी। बैल ने देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं। वो लकड़हारे के पास गया और जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो लकड़हारे ने कहा, अरे अब तू कौन है? अभी वो इतना ही बोला था, उसने जैसे ही बैल का चेहरा देखा, उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। उसने गौतम की ओर देखा और जोर से आवाज लगा के बोला, सुनो भाऊ, ले जाओ कुल्हाड़ी, और हाँ, जल्दी लौटा देना। हाँ भाई, जल्दी लौटा दूंगा। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। गौतम जल्दी से लकड़ी काटता है और बैल वहीं उसके पास खड़ा हो जाता है। गौतम शाम तक मेहनत करता है और शाम होते ही सारी लकड़ी लेकर मिट्टी के टीले पर आ जाता है और उनसे अपना घर बनाता है। कितनी मेहनत की आज आपने पूरे दिन, और इस घर को एक ही दिन में खड़ा कर दिया। आज इस बात की खुशी है, हमारा खुद का अपना और हमारे बच्चे का घर है। भले ही मजबूत नहीं है, परंतु अपना घर है। ये झोपड़ी नहीं, हमारी मेहनत की मिसाल है। कोई हमसे छीन नहीं सकता अब, क्योंकि ये हमने बनाया है, अपने पसीने से बनाया है। चलो राधा, अब जब घर बन गया है तो मैं गांव जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। कुछ कमा लाऊंगा ताकि रसोई का धुआं फिर से उठे। फिर गौतम गांव की तरफ निकल पड़ता है। भैया, कुछ काम हो तो बता दो। मेरे बीवी बच्चे कई दिनों भूखे हैं, घर में चूल्हा तक नहीं जला। मैं मजदूरी कर लूंगा, खेत में काम। अरे अर्जुन, अभी तो काम ही नहीं है, कहां से तू? जा कहीं और पूछ ले। और वैसे भी तू तो हवेली का जमाई है, वहां जाके क्यों मदद नहीं मांगता? अरे ऐसे घर में ब्याहे जाने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता। हवेली जा और उनसे मदद ले। नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊंगा, चाहे काम मिले ना मिले। लो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसे घर घर काम मांग के तो तू हवेली की इज्जत और खराब कर रहा है। अरे बंद हवेली में एक दिन मांग, सारी जिंदगी बैठ के खाएगा। और यहाँ पूरे गांव में हर दिन भी मांगेगा ना, तो उससे तेरा भला नहीं होगा। गौतम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, आंखों में आंसू लिए लौटता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और एक पोटली उसको देते हुए बोलती है, बेटा, तू कब से घूम रहा है? तेरा चेहरा सब कुछ कह रहा है। ले रोटी और जा खा ले। माई, तेरा ये टुकड़ा हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। तुमने हमारी मदद की, ये देख के अच्छा लगा। गांव में किसी ने ताना दिए बिना खाना दिया। फिर गौतम घर लौटता है और वो पोटली राधा को देता है। बैल भी आश्चर्यजनक होकर उनको देखता है, जैसे उनके हाल से वाकिफ हो। ये लो राधा, थोड़ा सा खाना मिला है, बच्चे को खिला दो, वो भूखा है। और आपने तो खुद भी कुछ नहीं खाया ना? आपका चेहरा बता रहा है बहुत थक गए हैं। मुझे भूख नहीं है, बच्चों का पेट भरा रहे बस वही काफी है। मैं तो कल भी खा लूंगा। और एक रोटी इस बैल को भी दे देना, यह अब हमारा परिवार है। आप ऐसे क्यों हैं? इतना सहकर भी मुस्कुरा लेते हो। काश दुनिया को आप जैसा दिल मिलता। गौतम चुपचाप सर झुकाकर झोपड़ी के कोने में बैठ जाता है। गौतम अपने मन में, क्या इतनी बेबस हो गई है मेरी किस्मत? हर दरवाजे पर दस्तक दी। पता नहीं कब हमारे दिन बदलेंगे, कब बच्चा भरे पेट सोएगा, कब राधा की आंखों में सुकून लौटेगा। और कितना सहेगी वो।
गौतम बेबसी से बैठा हुआ था। तभी उसने देखा बैल उसको गौर से देख रहा है। अरे ये क्या, जब भी गहरी सोच में होता हूँ ये बैल मुझे ऐसे ही घूरता है। पक्का ये बैल पागल है, इसलिए इसकी मालकिन इसको इतना मारती थी। ऐसा लगता है इस बैल के अंदर किसी की बुरी आत्मा है। अभी गौतम सोच ही रहा था, तभी बैल भागते हुए जंगल की ओर भागने लगा। अरे अरे ये बैल कहाँ भाग रहा है? अरे रुक जा, रात हो रही है, कहाँ जाएगा? जंगल में फंस गया तो किसी का शिकार हो जाएगा। गौतम उसके पीछे पीछे दौड़ता है। बैल तेजी से भागते ही जा रहा था। एक खंडहर जैसी जगह जाकर बैल रुक गया। अरे थका दिया, इतना तेज भागने की क्या जरूरत थी? अब चल घर चल, तेरी आदत सी हो गई है। तू घर में नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। तुझसे भी मुझे बहुत प्यार है, जैसे कोई अपना हो तू। बैल ने कोई जवाब नहीं दिया और खंडहर के अंदर चला गया। अब गौतम को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। अंदर आकर उसने देखा सामने एक बहुत पुरानी हवेली थी। अरे ये बाहर से इतना खतरनाक और डरावना लग रहा था। यहाँ आने के बाद पता लगा ये तो हवेली है किसी की। कौन रहता है यहाँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? बताओ मुझे। ये मेरे मालिक का घर है। अरे अरे आज तुम कैसे बोलने लगे? अब से पहले तो कभी नहीं बोले। मैंने अपने मालिक को वचन दिया था, जब तक ये रहस्य खुल न जाए मैं किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा। और क्या रहस्य है तुम्हारा? ये बात अब से 9 साल पहले की है। मेरी मालकिन मुझे अपने साथ मायके से लाई थी। ससुराल आने के बाद उनकी मालिक से नहीं बनी, क्योंकि उनके पति उनसे प्रेम ही नहीं करते थे। और एक दिन मालिक ने मालकिन को जान से मार दिया। उनकी मौत को किसी ने नहीं देखा और वो आदमी ये हवेली छोड़ के आसानी से गांव के बीच जाकर बस गया, क्योंकि इस हवेली में खून हुआ था मेरी मालकिन का। उस दिन से ही मैं भटक रहा हूं। कोई ये सच सबके सामने लाए ताकि मेरी मालकिन को इंसाफ मिले। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे और तुम्हारी मालकिन के साथ। 9 साल से किसी को तुमने ये बात बताई ही नहीं। नहीं, क्योंकि कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता था। हर कोई मुझसे बस काम करवाना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। और मेरी मालकिन ने मरते समय मुझसे कहा था, उनका सच इस दुनिया के सामने लाना होगा, क्योंकि वो जिस तरह से मरी हैं, मालिक को सजा मिलनी जरूरी है। जब तक मालिक को सच नहीं बता देता, मैं तब तक किसी के काम नहीं आऊंगा। मुझे लगता था लोग मुझसे परेशान होंगे, मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे, परंतु किसी ने मेरी आंखों में नहीं देखा और मुझे बस मारते रहे। अच्छा, तो इसीलिए रूपा तुमको इतना मारती थी? हाँ, क्योंकि मुझे लगता था वो औरत है। उसका दिल नर्म है, पर उसका दिल तो पत्थर जैसा था। वो भी मेरे दर्द को नहीं समझी। उसको बस मुझसे काम करवाना था। जिस दिन से तुम मुझे मिले, मुझे लगा तुमको मुझसे कोई लालच नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है मेरी मालकिन के इंसाफ के लिए तुम मेरा साथ जरूर दोगे। वैसे उस मालिक ने तुम्हारी मालकिन को क्यों मारा? प्रेम नहीं करते थे सिर्फ इसीलिए? नहीं, मेरी मालकिन ठाकुर परिवार से थी। उनके परिवार वालों ने उनको गांव में हवेली और बहुत सारा धन और गहने दिए थे। मालिक वो गहने और धन मांग रहे थे। न जाने क्या था, हर रात को मालिक हवेली से बाहर जाते थे और सुबह ही लौटकर आते थे। मालिक को शक हुआ तो मालकिन ने उनसे बात की। मालिक ने बताया उन पे कर्जा हो गया है। मालकिन ने कुछ सोने के सिक्के मालिक को दिए। मालिक की नीयत डोल गई। वो मालकिन से सारे सिक्के लेना चाहते थे। मालकिन को पता लग गया उन पे कोई कर्जा नहीं है। उन्होंने सारा धन छुपा दिया। मालिन धन को ढूंढने लगे पर उनको नहीं मिला। इसीलिए गुस्से में मालिक ने मालकिन को मार दिया। फिर बैल ने एक जगह इशारा किया। गौतम ने उस जगह से मिट्टी हटाई तो देखा वहां बहुत सारा धन गड़ा हुआ था।
तुम्हारी मालकिन ना जान दे दी इस धन के लिए। अब क्या फायदा इस धन का? ऐसा नहीं है। मेरी मालकिन को शक था मालिक का कहीं और संबंध है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों को कई बार साथ में देखा था। इसीलिए मालकिन ने उनको धन नहीं दिया, क्योंकि मालिक ने मालकिन से विवाह धन के लिए ही किया था और वो धन लेके दूसरी औरत के साथ रहना चाहते थे। अच्छा, तो अब समझा। वैसे तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? आकाश। आकाश नाम है मालिक का। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? आकाश तो मेरे भी भाई का नाम है, पर जरूरी थोड़ी एक नाम का एक ही आदमी हो गांव में। हो सकता है वो कोई और आदमी हो, क्योंकि मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं कर सकता। भाई जबान से कुछ भी बोल दे, परंतु दिल से बहुत अच्छे हैं। मैं उनको देख के पहचान लूंगा। एक बार अपने भाई से मुझे मिलवाओ। देखो, अगर तुम भाई को देख सकते हो तो देख लो, पर मुझे नहीं लगता भाई ने ऐसा कुछ किया होगा। उनकी तो एक ही पत्नी है, सीमा, और शुरू से अब तक वो वही है, तो तुम्हारा वहम गलत है। दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में आकाश के घर आ जाते हैं। अरे तू फिर आ गया? कितनी बार कहा है यहां मत आया कर हाथ पैर जोड़ने। अरे भाई, मैं हाथ पैर जोड़ने नहीं आया। इस बैल को शक सा हो गया था आपके ऊपर। मैं तो बस इसका शक दूर करने आया था। आपको जानता हूं मैं अच्छे से, आप बहुत नेक हो। कभी कभी कड़वा बोल देते हो, परंतु दिल के साफ हो। आकाश अपने सामने बैल को देखकर घबरा गया था। उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। आखिर तू नहीं पहुंचेगा तो मुझे कौन पहचानेगा। तू तो मेरे साथ खेल कर बड़ा हुआ है। यही वो आदमी है जिसने मेरी मालकिन का खून किया था। बैल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आकाश ने देखा बैल बोल रहा है तो वो आपा खो बैठा। उसको समझ ही नहीं आया वो क्या बोले और क्या नहीं। कौन है ये बैल, और इसको यहां क्यों लाए हो? ले जाओ इसको यहां से। नजरें चुराने से सच भी बदल सकता मालिक। अब आकाश अपना आपा खो बैठा। अरे अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू उस हवेली से भाग कहाँ गया था? उस दिन मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा तू ये बता, तू ठीक तो है ना? चल अंदर आ जा, बैठ के बात करते हैं। इसका मतलब आप इसको जानते हो? और ये बैल ठीक कह रहा था, मेरे भाई ने ही इसकी मालकिन का खून किया है। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? कौन है ये बैल? मैं नहीं जानता। वो तो तुम्हारे साथ आया ना, तो मुझे लगा तुमने खरीदा होगा। अब तुम्हारा बैल पहली बार घर आया है तो उसको अंदर तो बुलाना पड़ेगा ना। आप इतना घबरा गए हो कि यही नहीं समझ पा रहे क्या बोलना है और क्या नहीं। आपकी घबराहट मुझे साफ दिखाई दे रही है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। आप सच को अपने मुंह से स्वीकार कर लो। उसकी बात सुनकर आकाश गुस्से से भर गया। इतना बड़ा हो गया तू जो मुझे सुना रहा है यहाँ खड़ा होके? अरे भागो यहाँ से। इस घर के तो इंसानी जानवर जैसे हैं और जानवरों की कमी नहीं है यहाँ। मुझे आपकी बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप इतना गिर सकते हो ये मैं अच्छे से जानता हूं। बस इतना बता दो, जब आपका विवाह सीमा भाभी से हुआ तो फिर इस बैल की मालकिन कौन थी? इसका मतलब बैल ने तुझे सारा सच बता दिया। मुझे लगा था जानवर है, कहाँ ही किसी से बोल पाएगा, परंतु कलयुग है भाई, कलयुग। जानवर के ही जबान लग गई। मुझे सच जानना है, सच। तुझे क्या लगता है सच तुझे पता लग जाएगा तो तुम मुझे सूली पे चढ़ा देगा? अरे वो सच तो पिताजी को भी पता लग गया था, कुछ नहीं कर पाए थे। तू भी नहीं कर पाएगा। तभी अंदर से सीमा आती है। अरे जब छोटा भाई इतनी जिद कर रहा है सच सुनने की, तो बता क्यों नहीं देते? हम भी देखते हैं वो हमारा क्या उखाड़ लेगा। कहे तो तुम सही रही हो। चल सुन, सच तुझे शौक चढ़ा है सच सुनने का। वो जब मैं तेरी सीमा भाभी से प्रेम करता था ना, तब मुझे पता लगा पास के गांव में एक लड़की है, कोमल। कोमल एक ठाकुर परिवार से थी और उसके पिता उसका विवाह करना चाहते थे। तब मैंने उससे विवाह कर लिया। घर वालों के नाम पे ये बोल दिया मैं अनाथ हूं। कोमल के घर वाले मुझ पे तरस खा के धन और हवेली दे गए। फिर मैंने सीमा से विवाह करने का सोचा, क्योंकि प्रेमिका तो यही थी।
कोमल से तो मैं बस वो धन लेना चाहता था जो उसके पिता ने उसको दिया था। अब जब कोमल ने मुझे धन ही नहीं दिया तो मैं क्या करता? कोमल का मैंने उसको मार दिया और सीमा से विवाह कर लिया। आप इतनी घटिया हरकत कर कैसे सकते हो? एक लड़की को आपने इतना बड़ा धोखा दिया, पत्नी बनाया और मार दिया। आप जी कैसे लेते हो इतना घिनौना काम करके? मैं राजा के यहाँ जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे अब क्या खून सफेद हो गया जो अपने ही भाई को कारावास में सड़वाएगा? और उस समय आपका खून सफेद हो गया था क्या, जब एक पत्नी को पति से ही मरवा दिया? उसके परिवार वालों पे क्या बीती होगी? भूलो नहीं, तुम्हारे खुद के भी एक बेटी है। आज मैं किसी से नहीं रुकूंगा, राजा के पास जाके रहूंगा। गौतम तेजी से पीछे मुड़ता है और राजमहल की भागता है। महल जाके राजा से सब कुछ कह देता है। सैनिकों, पकड़ के लाओ आकाश और उसकी पत्नी को। दोनों ने खून किया है, दोनों को फांसी दी जाएगी। भीगी आंखों से गौतम घर आ जाता है। तभी बैल आता है और उसके सामने सारी दौलत पलट देता है। आज से ये धन तुम्हारा। मेरी मालकिन को इंसाफ दिलाया आपने। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूं, मेरे भाई ने तुम्हारी मालकिन के साथ ऐसा किया। तुमने जो किया वो भी आसान नहीं था। अपने ही भाई को सजा दिलाना ये कोई छोटी बात नहीं। ये धन मेरे तो किसी काम का नहीं, मैं तो एक जानवर हूं, परंतु आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मेरी मरी हुई मालकिन ऊपर से ये देखेगी कि उसका धन तुम जैसे नेक इंसान के काम आया तो उनको खुशी होगी। गौतम ने भरी मन से वो सारा धन ले लिया। सुनो जी, वो भैया की बेटी है ना, उसको ले आते हैं। उसके पिता और माता को तो राजा ने अब तक कारावास में डाल दिया होगा। वो बच्ची बेघर हो जाएगी। उसको अपने घर ले आओ। ठीक है, मैं उस बच्ची को लेकर आता हूँ। कुछ ही दिनों में गौतम और राधा का भी अपना एक बड़ा सा घर था और उस घर में अब एक नहीं 2 बच्चे एक साथ रहते थे। और बैल को भी नया और ईमानदार मालिक मिल गया था। जो गांव के लोग उनको काम नहीं देते थे, अब उनके घर को आंख उठाकर देखते थे। गौतम की ईमानदारी ने न सिर्फ एक लड़की को इंसाफ दिलाया, बल्कि इज्जत भी पाई गांव में फिर से।